Okay, see here. See, दिस इज क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें जो फर्स्ट पेज है दैट इज अबाउट द स्टोरी. Okay. For example, after a long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed here. Okay. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grasses, marigold, and butterflies is gone forever. He shared his feelings with his classmates. In the assembly, the principal too sadly observed, see how our environment is changing. तो यहाँ पे जो इमोशन दिखाया गया है, वही जो रवि ने देखा कि हमारे इन्वायरमेंट का किस तरह से डेटोरेशन हो रहा है, इसको लेकर वो थोड़ा सा इमोशनल हो गया. तो यहाँ पर क्या देखो, यहाँ बेसिक ये जो ब्लू बॉक्स का इंफॉर्मेशन है, यहाँ से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं. तो सी, लाइक इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. ओके, it is our basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat, and the land where we live. How do human beings modify this natural environment? The car fumes pollute the air. The car fumes pollute the air. Water is collected in a pot. Food is served in a vessels and the land is used to build. तो ये सारा कुछ जो है तुम्हें दिखाई दे रहा है ना? So this is all about the environment which we are discussing. So here, environment is the basic life support system. And how do human beings modify this natural environment? Okay, कैसे इंसानों ने इस नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई किया है, बस थोड़ा सा उसका ही ये डिस्कशन इस ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है. तो इसको देखते रहो कि भाई इसमें दिया क्या हुआ है, ये ध्यान से, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कुछ भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, और हम लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस आते हैं. तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे, बट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं. अगर एनसीईआरटी कवर करते हो तो 40% पार्ट तुम्हारा कवर हो जाता है फिल्म्स का, है ना? इसलिए इन चीज़ों को भी ध्यान से देखने की जरूरत है. हाउ डू ह्यूमंस बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट? कार फ्यूम्स pollute the air. Water is collected in a pot. Food is served in a vessel and the land is used to build factories. इस तरह से हम इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं. वी आर मॉडिफाइंग द इन्वायरमेंट. यहाँ लिखा क्या है ये ध्यान रखना. वी आर मॉडिफाइंग द इन्वायरमेंट. इस टर्म पे, इस वर्ड पे ध्यान रखो. ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरर कंटेनर्स. दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट. नेचुरल इन्वायरमेंट को हम किस तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं, ये यहाँ पर बताया जा रहा है. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, जहाँ हमारे काम की चीज मिल सकती है. ओके, तो यहाँ देखो नेक्स्ट पेज पर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की बात हो रही है, तो कौन कौन से कंपोनेंट हैं यहाँ पर? यहाँ दिख सकता है तुम्हें नेचुरल कंपोनेंट, एयर. ओके, एयर, वाटर, यहाँ दिख रहा है. एयर नेचुरल कंपोनेंट, वाटर हाइड्रोस्फीयर, लैंड लिथोस्फीयर एंड लिविंग थिंग्स दैट इज बायोस्फीयर. तो एक कंपोनेंट क्या हो गया? नेचुरल कंपोनेंट. ठीक है, और दूसरा हो गया ह्यूमन मेड. और ह्यूमन मेड में क्या है? पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स. इसको मैन मेड भी कह सकते हैं, ह्यूमन मेड को. इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, रोड्स, ब्रिजेस, पार्क्स, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज. के बाद कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट. ह्यूमन खुद एक इन्वायरमेंट, किस तरह से ह्यूमन इन्वायरमेंट का पार्ट है. ह्यूमन इंडिविजुअल है, फैमिली के साथ भी, कम्युनिटी के साथ भी, रिलीजन में भी ह्यूमन दिखाई देता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी ह्यूमन दिखाई देता है, इकोनॉमिक अफेयर्स में भी दिखाई देता है, और पॉलिटिकल सिचुएशन में भी दिखाई देता है. दीज ऑल आर व्हाट? कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, है ना? इसको अगर हम यहाँ पर देखते हैं, आई मीन टू से, इस जगह पे जहाँ पर हिंदी में भी चीज़ें दी हुई हैं, तो वही सारी स्टोरी यहाँ पर भी क्रिएट की गई है. ठीक है, अब देखो यहाँ हिंदी में भी यहाँ पर है, तो हिंदी का जो एनसीईआरटी है उसमें भी अगर हम देखते हैं तो ये सारी चीज़ें दी होती है, जिसमें कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर देखो कंपोनेंट्स,
इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके में, हाँ यहाँ भी है पर्यावरण के घटक जिसको कहते हैं हिंदी में। तो घटक तुम देख सकते हो यहाँ पे वही है, प्राकृतिक यानी नेचुरल, मानव निर्मित मतलब मैन मेड, और यहाँ ह्यूमन यानी मानव। तो इस तरह से हम कंपोनेंट्स देख सकते हैं, कितने सारे कंपोनेंट्स हैं। तो कंपोनेंट्स क्या बताता है? कंपोनेंट्स ये बताता है कि इन्वायरमेंट जो है ना, वो नेचुरल भी है और मैन मेड भी है, और खुद यानी प्राकृतिक मानव निर्मित के बाद खुद मानव भी इसका पार्ट है, इसका हिस्सा है ना। तो ये भी ध्यान में रखना है हमें। कंपोनेंट्स के बाद अगर हम आगे चलते हैं, देखो कंपोनेंट्स भी हमें ध्यान रखना है एनसीईआरटी लेवल पे। एनसीईआरटी लेवल पे आगे चल के तुम्हें इस फैक्ट को कनेक्ट करना पड़ेगा एडवांस लेवल पर। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना है कि इसको एडवांस लेवल पे कनेक्ट करना होता है। अब देखो जो कंपोनेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर, इसके पहले थोड़ा सा ये भी लिखा था कि वाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग। इस बात पे ध्यान रखना कि हमारा इन्वायरमेंट चेंज क्यों हो रहा है ना। ये स्टोरी के फॉर्म में दिया, आस्क इकबाल। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। ओके, तो हमारी ज़रूरत है, और ज़रूरतों के हिसाब से हमारा इन्वायरमेंट बदल रहा है ना। तो दे आर, क्या कह सकते हो यहाँ पे देखो, क्यों हमारी ज़रूरतों के हिसाब से बदल रहा है? तो दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। हमारी ज़रूरतें डे बाई डे क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। और हमें मॉडिफाई करना पड़ रहा है इन्वायरमेंट को, इवन डिस्ट्रॉय करना पड़ रहा है। तो दो वर्ड यहाँ पे, मॉडिफाइंग एंड डिस्ट्रॉइंग। अब ये सब वर्ड्स पे ध्यान होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि अगर बेसिक लेवल पे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अभी से करोगे तभी प्रीलिम्स क्लियर होगा। और फाउंडेशन लेवल पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और क्योंकि अल्ट्रा फाउंडेशन प्रोग्राम हम लोग का था, यही हमारा मोटो था पहले भी, कि पहले हम बेसिक एनसीईआरटी करें। बट बिकॉज प्रीलिम्स थोड़ा सा आ गया था बीच में, तो प्रीलिम्स आने की वजह से काफ़ी लोग प्रीलिम्स में अभी बिजी हैं। बट हम अपने मोटो को नहीं भूलेंगे, अल्ट्रा फाउंडेशन मतलब अल्ट्रा फाउंडेशन। हम पहले एनसीईआरटीज कवर करेंगे, देन विल गो टू एडवांस स्टडीज। ओके, तो क्या ध्यान में रखना है यहाँ पे? मॉडिफाइंग और डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग। टीचर ने ये बात कहा, इस स्टोरी में ही कहा जा रहा है। और देखो इस ऊपर के कन्वर्सेशन से यानी स्टोरी से ये पता चलता है कि जो भी प्लेस है, पीपल है, लोग हैं, थिंग्स हैं और नेचर है, जो हमारे चारों तरफ है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ है, उसी को इन्वायरमेंट कहते हैं, है ना। यानी ऊपर के डिस्कशन से जो स्टोरी है उससे यही पता चलता है कि हमारे आसपास की जगह, हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास की वस्तुएं, हमारे आसपास की प्रकृति, है ना, जो हमें चारों तरफ से घेर के रखती है, उसी को इन्वायरमेंट कहते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, अगर हम इसको एडवांस लेवल में पढ़ेंगे इन्वायरमेंट, तो क्लासेस में पढ़ भी चुके हो तो मैं एडवांस लेवल पे कि इन्वायरमेंट किसको कहते हैं। बट इस लेवल पे, क्लास सेवेंथ के लेवल पे इतना ही जानना जरूरत होती है, क्योंकि क्लास सेवेंथ के बच्चे जो होते हैं वो यूपीएससी की तैयारी करेंगे जब जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं या फिर ट्वेल्थ के बाद शुरू करते हैं। लेकिन अगर क्लास सेवन के स्टूडेंट्स को यहीं से इस प्रिपरेशन शुरू कराई जाए तो इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। ये तो एनसीईआरटी तो सबने पढ़ी होगी अपने स्कूल में, पर हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, इन वर्ड्स पे ध्यान नहीं देते उस टाइम, क्योंकि हमें सिर्फ क्लास पास करना होता है ना, सेवन स्टैंडर्ड से एट स्टैंडर्ड में जाना होता है, तो हम ध्यान नहीं देते, ज़्यादा ओवरऑल ध्यान देते हैं। बट फॉर यूपीएससी, यूपीएससी के एग्जाम अगर कॉन्फिडेंटली क्लियर करना है, प्रीलिम्स को खासकर, तो एनसीईआरटी के ये सारे वर्ड्स को तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा जो हमने स्कूल टाइम में मिस कर दिया है ना। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। क्या कह रहा है कि जो इन्वायरमेंट है उसमें नेचुरल फेनोमेना भी है और प्लस मैन मेड फेनोमेना भी है। ठीक है, और दोनों मिलकर ही इन्वायरमेंट बनाते हैं। While the natural environment refers to both biotic and abiotic condition existing on earth, है ना। नेचुरल फेनोमेना में दो कंपोनेंट आते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक अबायोटिक, ठीक है। एक मिनट जरा, मैं जरा शोर बंद करता हूँ। चलो, तो नेचुरल और मैन मेड, बायोटिक और अबायोटिक होते हैं। नेचुरल वाले, मैन मेड नहीं, जो प्राकृतिक रूप से इन्वायरमेंट है। बायोटिक का मतलब है तो है वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। अबायोटिक मीन्स वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, एग्जाम्पल लैंड। लैंड क्या है? नॉन लिविंग है। बायोटिक क्या है? लिविंग है।
ये बहुत बेसिक जानकारी है, लेकिन हम बेसिक जानकारी को मिस करते हैं और हम सोचते हैं कि ये जानकारी बहुत ज़रूरी नहीं है। बट यूपीएससी का कुछ पता नहीं होता, कहाँ से इंफॉर्मेशन उठाकर किस तरह की एक्सपेक्टेशन वो तुम्हारे से कसती है, ये पता नहीं होता। तो इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, यही चीज़ें तुम्हें हिंदी में भी दी जाती हैं कि भाई पर्यावरण के घटक हैं, तो उसमें यही सारे घटक हैं जिनको हम कंपोनेंट्स इंग्लिश में कहते हैं। और यहाँ पर भी वो चीज़ें रिपीट होती हैं हिंदी में भी कि भाई जो भी ऊपर का वार्तालाप है, कॉन्वर्सेशन है, उसके हिसाब से किसी भी जीवित प्राणी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। किसका? नेचुरल और मैनमेड फेनोमेनास का मिक्सचर है ना। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में दो फैक्टर होता है, अभी बताया था मैंने, बायोटिक और अबायोटिक, जीवीय और अजीवीय। ओके, ये हमने कर लिया था। अब देखते हैं इसके आगे चलते हैं। तो देखो इसके आगे क्या है, अभी जब इंग्लिश के एनसीईआरटी देखते हैं तो बायोटिक अबायोटिक के बाद अब यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, जब नेचुरल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या है, बायोटिक और अबायोटिक। ओके, तो यहाँ देखो लैंड वाटर एयर प्लांट्स एंड एनिमल्स, लैंड वाटर एयर प्लांट्स एनिमल्स कॉम्प्राइजेज द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल के पार्ट क्या है? लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट है, एनिमल है। तो ये पता होगा लिथोस्फेयर किसको कहते हैं, हाइड्रोस्फेयर किसको कहते हैं, और एटमोस्फेयर किसको कहते हैं, और बायोस्फेयर कहते हैं। तो देखो इस पिक्चर से भी तुम्हें क्लियर हो जाएगा। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन हम अगर स्टार्टिंग से ये बेसिक चीज़ें कर लें तो हमारा जो प्रिपरेशन होता है बहुत, मतलब प्रिपरेशन को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने बेसिक चीज़ें भी कवर करी हुई हैं। तो इससे क्या होता है, लगता है कि हाँ एडवांस लेवल तो हम कर ही लेंगे, और बेसिक में भी कुछ भी नहीं है ऐसा जिसको ऐसा लगे कि हम नहीं कर सकते हैं। तो सही तरीका यही होता है, हमें एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन। तो देखो नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या है, यहाँ पर बात हो रही है लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर की। तो लिथोस्फेयर दिख सकता है तुम्हें इस फिगर में, बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है बेसिक लेवल पे कि हाइड्रोस्फेयर क्या है, पानी वाला पार्ट हाइड्रोस्फेयर है। ये जो पानी वाला पार्ट है हाइड्रोस्फेयर है, और ऊपर का जो पार्ट है जहाँ फ्लाइट जा रहा है एटमोस्फेयर है, और नीचे जो लैंड वाला पार्ट है लिथोस्फेयर है। तो तीनों जहाँ पे मर्ज कर रहे हैं, जहाँ पे पानी भी मर्ज कर रहा है, एटमोस्फेयर का पार्ट भी मर्ज कर रहा है, और लैंड का पार्ट भी मर्ज कर रहा है, तो जहाँ ये तीनों मर्ज करते हैं उसको बायोस्फेयर कहते हैं। तो बायोस्फेयर है ना। अब ये कह रहा है कि इनके मीनिंग तुम्हें जानने चाहिए। लिथोस्फेयर का मतलब होता है लैंड, ओके। हाइड्रोस्फेयर का मतलब होता है वाटर, और एटमोस्फेयर का मतलब होता है एयर, और इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं बायोस्फेयर। तीनों पार्ट को मिलाकर हम बायोस्फेयर कहते हैं। अब यहाँ यही कह रहा है कि यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड बायोस्फेयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। लेट्स लर्न सम मोर फैक्ट्स। लिथोस्फेयर इज सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ओके, सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे ऊपरी टफ पार्ट है अर्थ का, सबसे ऊपरी पार्ट जो क्रस्ट का पार्ट है, यानी क्रस्ट सॉलिड है, तो सॉलिड क्रस्ट का सबसे ऊपरी हार्ड वाला टॉप लेयर, ठीक है, वो क्या बना है, उसको ही हम लिथोस्फेयर कहते हैं। तो वो किससे बना है लिथोस्फेयर? ये टॉप पार्ट किससे बना है? रॉक्स एंड मिनरल्स, और उसके ऊपर एक थिन लेयर है सॉइल की। मतलब नीचे तो हार्ड रॉक है जो मिनरल से और रॉक से बना है, और उसके ऊपर एक थिन लेयर है दैट इज नोन एज सॉइल, इसको मृदा भी कहते हैं। तो लिथोस्फेयर के इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन्स, वैलीज। लिथोस्फेयर में ये सब होता है, और पहले भी ये पढ़ चुके होगे तुम कि भाई लैंडफॉर्म्स जो होते हैं, माउंटेन, प्लेटूज और प्लेन्स, वैली, इनको लैंडफॉर्म्स कहते हैं। और ये लैंडफॉर्म्स किस पर है? इसी लिथोस्फेयर के ऊपर है। देखो इस डायग्राम में भी दिख रहा है, ये लैंडफॉर्म है। तो लैंडफॉर्म क्या है? यानी स्थलाकृतियां, है ना। तो स्थलाकृतियां क्या है? स्थलाकृतियां का मतलब यही माउंटेन, प्लेटू और प्लेन है, इनको ही हम स्थलाकृतियां कहते हैं। इसको माउंटेन, प्लेटू, प्लेन है, दैट इज स्थलाकृतियां। तो देखो यहाँ पर भी वही बातें लिखी गई हैं
कि पृथ्वी की ठोस परपट्टी को, ऊपरी पार्ट को, ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर, स्थलमंडल कहते हैं। ठोस परपट्टी, सॉलिड क्रस्ट, जो टफ है, और ये चट्टानों यानी रॉक्स और मिनरल से बना होता है, मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, और इसमें पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, इनको स्थलाकृति यानी लैंडफॉर्म्स कहते हैं। लैंडफॉर्म्स किसको कहते हैं? माउंटेन, प्लेटो, प्लेन्स, वैलीज। और ये विषम यानी कि इरेगुलर सरफेस होता है लिथोस्फीयर, क्योंकि कहीं पे देखो माउंटेन है, पर्वत है, देन कहीं पर प्लेटू है, ओके, कहीं प्लेन है। ये ज़्यादा ऊंचा है, उससे कम ऊंचा ये, और ये बिल्कुल नीचे प्लेन वाला एरिया, इसलिए इसको इरेगुलर सरफेस लिथोस्फीयर को क्या कहते हैं? इरेगुलर। कहीं कहीं तो वैली भी होता है, डीप वैली होगा, बिल्कुल इरेगुलर सरफेस होता है लिथोस्फीयर, है ना। और ये लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर नहीं, ये जो लैंडफॉर्म्स हैं, बेसिकली इनको लैंडफॉर्म्स कहते हैं, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन को स्थलाकृतियां कहते हैं। तो ये लैंडफॉर्म्स सिर्फ कॉन्टिनेंट्स पर नहीं है, ओशंस के सरफेस पर भी है ना। कॉन्टिनेंट और ओशन दोनों के सरफेस पर लैंडफॉर्म होता है। तुमने सुना है ना, पानी के अंदर भी स्थलाकृतियां होती हैं, पानी के अंदर भी पर्वत और पठार और मैदान पाए जाते हैं, है ना। तो स्थल मंडल वह क्षेत्र है, देखो यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो स्थल मंडल या लिथोस्फीयर है, वहाँ पर वन यानी फॉरेस्ट भी होता है, एग्रीकल्चर भी होता है, और ह्यूमन सेटलमेंट भी होता है। तो यहाँ पर जो घास चरने के लिए घास थाल भी होता है, घास थल मतलब ग्रेजिंग लैंड, और मिनरल्स का भी सोर्स है ये। कौन? लिथोस्फेयर। तो तुम यहाँ पर देखोगे तो देखो ये बातें यहाँ भी लिखी हुई है कि लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस व्हाट, दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग मतलब जो पशुओं को चराने के लिए, एंड लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। लिथोस्फेयर ये सब हमें देता है, ओके। और लिथोस्फेयर हमें खनिज संपदा भी देता है, यानी मिनरल वेल्थ भी देता है, क्योंकि लैंड में ही तो मिनरल्स है जिसकी माइनिंग करके हम निकालते हैं। लिथोस्फेयर इन कंपोनेंट्स को कवर कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये तुम्हें बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन रिपीट भी होती है। अब तुम नाइन्थ स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ ये इंफॉर्मेशन रिपीट होती है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, लेकिन रिपीट होगी। इससे फायदा ही तो है, रिवीजन होता जाएगा। बहुत क्रूशियल पार्ट है यूपीएससी की प्रिपरेशन में रिवीजन, है ना। रिवीजन नहीं होगा तो प्रॉब्लम आती है। तो एग्जामिनेशन में तुम्हें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो सही से करेक्ट नहीं होता है अगर रिवीजन नहीं होता है तो यहाँ देखो, यहाँ पर हम देख रहे थे कि एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर ये तो बता दिया था। अच्छा, ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं यहाँ पर, इनको भी देखना थोड़ा जरूरी होता है। जैसे ये तुम्हें बॉक्सेस में दिख रहे होंगे, इन्वायरमेंट कहाँ से बना। अब ये प्रीलिम्स में डायरेक्ट तुमसे पूछ सकता है कि इन्वायरमेंट जो वर्ड है वो किस फ्रेंच वर्ड से बना है, तो इन्वायरनर। अब तुम्हें याद हो गया कि इन्वायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड से बना है, दैट इज इन्वायरनर। और इन्वायरनर मीनिंग नेबरहुड, यानी हमारे आसपास का पड़ोसी। लेट्स डू, लुक एट योर सराउंडिंग, अपने आसपास देखो, एंड मेक अ लिस्ट ऑफ यूज दैट द लैंड इन योर नेबरहुड इज बीइंग पुट टू। ये सब एक्टिविटीज तुम नहीं भी करोगे तो चलेगा, ये स्कूल के बच्चों के लिए होता है, बट यूपीएससी प्रिपरेशन में इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस तरह की लेट्स डू वाली एक्टिविटी पे, ठीक है। देखो नीचे क्या है लेट्स डू में, और भी कुछ चीजें, छूटना कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ करके ही जाओ, है ना, ताकि कल को ये लगे कि हाँ हमने सारा कुछ कवर किया था। वेयर डज द वाटर यू यूज इन योर होम एंड स्कूल कम फ्रॉम, कहाँ से पानी आता है जो हम घर में और, है ना, स्कूल में यूज करते हैं। तो मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट यूज ऑफ वाटर इन योर डेली लाइफ, कहते हैं एक लिस्ट बनाओ। तो ये बच्चे करते हैं, स्कूल के बच्चे ये सब लिस्ट विस्ट बनाते हैं, ये तुम्हारी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लिथोस्फेयर हम समझ गए। अब सेकंड पार्ट आता है, मतलब इस चीज को अगर तुम नहीं भी करते हो तो चलेगा, लेट्स डू वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पर इसको करने की कोई जरूरत नहीं, फिर आगे बढ़ो। अब आते हैं हम लिथोस्फेयर को, हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट इज हमारा आता है लिथोस्फेयर के बाद हाइड्रोस्फेयर, डोमेन ऑफ वाटर, ओके, जो पानी का डोमेन होता है। अब यहाँ देखो, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फेयर। वाटर के डोमेन को क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। इसमें बहुत सारे सोर्सेस हैं वाटर के, जैसे रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशन, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। नदियाँ होंगी, तालाब होंगे,
झील होगा, समंदर होगा, है ना, सागर और महासागर होंगे, तभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं, सारे फ्लोरा, फौना, वनस्पतियां, जानवर, है ना, इंसेक्ट्स, सब कुछ आएगा इसमें, प्लस ह्यूमन बीइंग भी आएगा। तो ये सब के लिए जरूरी है, क्रूशियल क्या है, जलमंडल, जिसको हिंदी में हम जलमंडल कहते हैं। देखो जलमंडल के बारे में बहुत जानकारी नहीं, इतनी ही दी गई है यहाँ पे, है ना। और यही बात फिर से तुम्हें एनसीईआरटी हिंदी में रिपीट की जाती है कि भाई जलमंडल क्या है। तो जल के क्षेत्र को ही जलमंडल कहते हैं। और इसका सोर्सेस कौन कौन सा है, जैसे नदी, झील, समंदर, महासागर, ये जो विभिन्न जलाशयों से मिलकर क्या बनता है, जलमंडल बनता है। वाटर बॉडी, जलाशय मीन्स बहुत सारे वाटर बॉडीज से मिलकर क्या बनता है, हाइड्रोस्फीयर, है ना। ये बताया जा रहा है यहाँ पे। और ये सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारा जलमंडल। अब आगे बात करते हैं हम जलमंडल के बाद। देखो तो जैसे जैसे हम एनसीईआरटी में आगे बढ़ते जाते हैं, तो एटमॉस्फेयर की बात आ रही है। एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। अब देखो 7th क्लास की एनसीईआरटी, जब तुम थोड़ा स्टैंडर्ड आगे बढ़ाओगे, 11th क्लास के एनसीईआरटी में जाओगे, तो ये भी बताता है कि अर्थ की जो एटमॉस्फेयर की हाइट कितनी होती है ना। तो यहाँ एटमॉस्फेयर की हाइट नहीं बताएगी। सपोज 1000 किलोमीटर एटमॉस्फेयर की हाइट है, लेकिन यहाँ सिर्फ क्या लिखा है, थिन लेयर। तो ये 7th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 1000 किलोमीटर की जरूरत नहीं है लिखने की, है ना। और तुम्हें इतना ही समझना है। यूपीएससी में ये भी हो सकता है कि वो डेटा ना पूछे और सीधा ये पूछ दे कि भाई एटमॉस्फेयर क्या होता है, थिन लेयर ऑफ अर्थ का भी ऑप्शन है, तो बता सकते हो। और ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या करता है, एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है। यानी जो एटमॉस्फेयर ये हमारे अर्थ के चारों तरफ है, ग्रेविटी की वजह से क्या है, अर्थ पे होल्ड किया हुआ है। अगर ये ग्रेविटी नहीं होती, गुरुत्व बल नहीं होता, एटमॉस्फेयर हमारा कहाँ, स्पेस में उड़ जाता, है ना, चला जाता है एटमॉस्फेयर स्पेस में। क्यों, क्योंकि अगर ग्रेविटी है तभी यहाँ पर है। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना है। अच्छा, तो एटमॉस्फेयर बेसिकली करता क्या है, ये हमें बचाता है हार्मफुल रेज से एंड स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन। आज तो हमें देखो, अभी जो सिचुएशन है पूरे इंडिया में, हीट वेव्स वगैरह चल रही है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, स्corching हीट से हमें एटमॉस्फेयर बचा पा रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब जो रेज है, हार्मफुल रेज की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। ओके। और हम भी अपनी तरफ से गर्मी को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, तो भाई एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही ना। ठीक है, ये भी कहा गया, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। हिंदी में वही चीजें होती हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, अपने चारों ओर वायुमंडल को थाम रखता है। सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा होती है। कौन करता है रक्षा, कौन प्रोटेक्ट करता है हमें, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल प्रोटेक्ट करता है। अब देखो यहाँ पे दो तीन वर्ड इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्रेविटी, है ना, और सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी जिसको स्क्रॉचिंग हीट कहते हैं। ओके। हार्मफुल रेज, तो इससे प्रोटेक्ट कौन करता है हमें, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान में रखना है। और तो इस पूरे इन्वायरमेंट में अगर देखा जाए, तो बहुत तरह की गैसें इसमें दिखाई देंगी तुम्हें। और बेसिक लेवल पे क्वेश्चन आता है कि भाई कौन कौन सी गैस होती है। तो यहाँ तुम्हें ध्यान रखना है कि गैस, धूलकण एवं जलवाष्प होते हैं। तो मेनली मोटे तौर पे, अब कौन कौन सी आगे स्टैंडर्ड आगे जाएगा तुम्हारा एनसीईआरटी का, तो कौन कौन सी गैसेस हैं, एरोसॉल्स क्या है, डस्ट क्या है, ये सब कुछ तुम्हें डिटेल में बताया जाता है। और क्योंकि ये 7th क्लास की स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी है, तो तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस भी होती है, डस्ट पार्टिकल्स भी होता है, और मॉइस्चर भी होता है। और जितना भी हमारे एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं हमारे वायुमंडल में, तो उसी वजह से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर के क्लाइमेट और वेदर में भी चेंज आता है। तो इस बात को भी नहीं भूलना है कि भाई क्या करता है हमारा एटमॉस्फेयर,
तो सिर्फ ये प्रोटेक्ट नहीं करता है हमें स्क्रॉचिंग हीट और हार्मफुल रेज से, ये हमें और इस पूरे एटमॉस्फेयर में गैसेस, डस्ट और वाटर वेपर है। और एटमॉस्फेयर में कोई भी चेंज होता है तो वेदर में या क्लाइमेट में भी चेंज होगा, मौसम एवं जलवायु दोनों में चेंज होता है। ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी में एक बात ध्यान रखना कि एनसीईआरटी में जितना दिया होता है उसको ही समझना होता है, इसमें बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। एडवांस लेवल पे डीप में जाओगे ही जाओगे। सेवेंथ क्लास की स्टैंडर्ड एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है इतना ही कवर करो, है ना। एग्जाम पास करना है हमें। हमें सेवेंथ क्लास के एनसीईआरटी में अगर हम एक्सप्लेनेशन ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। हाँ, लेकिन जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा एक्सप्लेनेशन भी मिलता जाएगा। और सबसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन एडवांस बुक में होती है ना, जिसके लिए तुम क्लासेस ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस करते हो, वहाँ से समझाया जाता है। इसलिए एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जितना दिया हुआ है उतना ही पढ़ो, क्वेश्चन भी वैसे ही आएंगे। अगर वो सेवन्थ के स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, तो ऑब्वियसली इतने ही वर्ड्स का यूज वो भी करेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो प्लांट एंड एनिमल किंगडम। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर on the living world. It is a narrow zone of earth where land, water and air interact with each other to support life. तो बायोस्फीयर क्या है? एक नैरो जोन है, जैसे मैंने अभी फोटो में दिखाया था, बायो जो फिगर दिखाया था ना बायोस्फीयर का, उसमें तीनों इंटरैक्ट कर रहा है। कौन? हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमोस्फेयर। तो ये सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट के बारे में ये चीज़ चल रही हैं। हम पर्यावरण किसको कहते हैं, इन्वायरमेंट किसको कहते हैं। तो अब ये तो तुम समझ गए इन्वायरमेंट में है क्या। अब ये सारे कंपोनेंट भी याद रखना है कि बायोस्फीयर भी है, एटमॉस्फेयर भी है, लिथोस्फीयर भी है। ठीक है। ये सब याद रखने के बाद अगर हम आगे चलते हैं तो अब आगे एक और वर्ड आता है, दैट इज इकोसिस्टम। ओके। अब यहाँ देखो, ग्लॉसरी में जो दिया हुआ है ये तुम जरूर पढ़ लो। लेट्स डू वाला नहीं भी करोगे तो चलेगा, और नहीं भी क्या मत ही करो। लेट्स डू वो तो बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए होता है, बट तुम्हें ग्लॉसरी वाला काम करना होता है। इकोसिस्टम क्या लिखा हुआ है? इट इज द सिस्टम फाउंड बाय द इंटरैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म with each other and with the physical and chemical factors of the environment। तो यहाँ सब कुछ दिखाई देता है इकोसिस्टम में। ये कैसे फॉर्म होता है? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, जो एक साथ फिजिकल और केमिकल फैक्टर, यानी कि इट ये सिस्टम ऐसा होता है जो, देखो यहाँ पे अब तुम, मैंने क्लास में भी इकोसिस्टम पढ़ाया है, बहुत डिटेल में पढ़ा है, लेकिन यहाँ सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पे एकदम रटने जैसा हो जाता है। और रटना ही पड़ेगा ऐसे ही, क्योंकि तुम सेवन क्लास के एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। मैंने कहा बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हम यहाँ पे। देखो इकोसिस्टम, इट इज अ सिस्टम फाउंड बाय द इंटरैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर। सारे ऑर्गेनिज्म, सारे जीवित प्राणी एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, और साथ में फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स जो इन्वायरमेंट का होता है उससे भी इंटरैक्ट कर सकते हैं जहाँ पर वो रहते हैं। और सबको, सब एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, चाहे वो बायोटिक फैक्टर हो या फिर अबायोटिक हो। सब एक दूसरे से लिंक होते हैं और एनर्जी और मटेरियल का ट्रांसफर करते हैं। जब ये सारा काम एक साथ होता है तो उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। जब ये सारा काम होता है तो उसे इकोसिस्टम कहलाता है। देखो यही चीज़ हिंदी में भी दी गई है। तो वही कह रहा है कि जो पारितंत्र, हिंदी में उसको पारितंत्र कहते हैं इकोसिस्टम को, यानी एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक तथा रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, यानी इंटरेक्शन करते हैं, है ना, किसके साथ? बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर के साथ। और वो जो इंटरेक्शन करते हैं वो वहीं पे करते हैं जहाँ वो रहते हैं। और ये सब कुल मिला के जहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है उनके हैबिटेट में, वहाँ मेनली दो काम होता है। देखो, ऊर्जा और पदार्थ, एनर्जी और मटेरियल का ट्रांसफर होता है, इस बात को ध्यान में रखना। इसका होता है एनर्जी और मटेरियल का ट्रांसफर होता है। ठीक है। तो इस तरह से इंटरेक्शन जहाँ पर हो रहा है, अब उसको हम इकोसिस्टम या पर्यावरण कहते हैं। ठीक है। अब देखो इसके बाद जो दिख रहा है हमें यहाँ पे, फिर से एक स्टोरी है। स्टोरी तुम पढ़ सकते हो और नहीं भी पढ़ सकते हो, स्टोरी की जरूरत नहीं है। बच्चों को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये स्टोरीज दी होती हैं।
अगर यूपीएससी वाले स्टोरी ना भी पढ़े तो चलेगा, स्टोरी से क्वेश्चंस वैसे नहीं आएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर स्टोरी का जो कंक्लूजन दिख रहा है तुमको, तो यहाँ पर कुछ मटेरियल दिख रहा है। अब जैसे स्टोरी ठीक है, अगर टाइम होगा तो स्टोरी पढ़ सकते हो, लेकिन कोशिश ये करना कि स्टोरी को देखने की जरूरत नहीं है, और अगर देख रहे हो तो थोड़ा सा कंक्लूजन वाला पार्ट देख लेना, जहाँ पर तुमको लग रहा है कि ये बातचीत नहीं है। जैसे शिक्षक ने कहा, टीचर ने क्या कहा, वो बता रहा है कि भाई इकोसिस्टम किसको कह सकते हैं हम, है ना। तो टीचर अपनी लैंग्वेज में समझा रहा है, तो उसकी लैंग्वेज में समझना है, तो भाई स्टोरी समझ सकते हो, स्टोरी को थोड़ा पढ़ के, अगर टाइम है तो, है ना। तो जब तुम पढ़ के देखते हो तो पता चला कि क्या है इन्वायरमेंट। तो देखो, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड अपॉन द इमीडिएट सराउंडिंग, often they are also interdependent on each other. This relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surroundings form an ecosystem. This could be an ecosystem on large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean, and even a small pond. ओके, तो ये क्या कह रहा है कि ये सब कुछ इन्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से तुमको पता चल रहा है कि भाई हिंदी में भी चीजें दी हुई हैं। क्या दिया हुआ है देखो, कि सभी जीव जंतु पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु पेड़ पौधे और मानव ह्यूमन अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, आसपास के पर्यावरण पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे तुम भी अपने घर पे डिपेंडेंट हो गए, तुम्हारे आसपास का पर्यावरण फिलहाल क्या है, घर है, तो घर पे डिपेंडेंट हो, वहीं से खाना पीना मिल रहा है। तो और प्राय वे एक दूसरे पर आश्रित हैं। ठीक है, सभी लोग आसपास के पर्यावरण पर आश्रित हैं, और जनरली ये सभी पेड़ पौधे जीव जंतु मानव एक दूसरे पर भी डिपेंडेंट है, आश्रित हैं। जीवधारियों का जो आपसी जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है ना। जैसे कह रहे हैं कि भाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से जो इंटरेक्शन करते हैं, है ना, तो इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे से अपने इन्वायरमेंट में। जब इंटरेक्शन करते हैं तो वो इकोसिस्टम बनाता है, इकोसिस्टम यानी पारितंत्र बनता है। ठीक है, अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। भाई अगर इकोसिस्टम का एग्जाम्पल देखा जाए, तो इन सब की यहाँ बात हो रही है कि इकोसिस्टम का क्या एग्जाम्पल हो सकता है ना। इकोसिस्टम का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ये देखो, इसमें कह रहा है कि देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, बड़े से बड़ा वर्षा वन, रेन फॉरेस्ट भी इकोसिस्टम होता है, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशन, एक छोटा सा छोटा पॉन्ड भी इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, यानी पॉन्ड के अंदर भी जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, अंतरक्रिया करते हैं, और तब इकोसिस्टम तैयार होता है। यानी यहाँ पर देखो, इकोसिस्टम में इंटरैक्शन की बात आ रही है, तो इस वर्ड को नहीं भूलना है, इसको, इंटरैक्शन यानी अंतःक्रिया। जो सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में ये अंतःक्रिया चलती है, इंटरैक्शन चलता है, और तभी इकोसिस्टम बनता है, यानी पारितंत्र बनता है। ठीक है, बस एनसीईआरटी तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा सोचोगे एग्जाम क्लियर नहीं होगा। जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना ही, जिस लेवल पे दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखो, अब यहाँ पर हम आ रहे हैं, हमने बात की इसकी अभी इकोसिस्टम की, इकोसिस्टम यहाँ पे, और उसके बाद देखो, अब जो अगली बात है यहाँ पे कि ऑल प्लांट्स, है ना, ये तो हो गया था। ह्यूमन इन्वायरमेंट पे आते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे जो दिया हुआ है, दैट इज अबाउट ह्यूमन इन्वायरमेंट, मानव पर्यावरण। ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जो इंसान है अपने इन्वायरमेंट से अंतःक्रिया करता है, पर्यावरण से इंटरेक्शन करता है, और जिस तरह की जरूरत होती है उसके हिसाब से उसको मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, जिस तरह की जरूरत होती है उसके हिसाब से मॉडिफाई करता है। तो जो पुराने अर्ली ह्यूमंस थे वो अपने नेचुरल सराउंडिंग में अडेप्ट कर चुके थे। जो हिस्ट्री में तुमने पढ़ा ना, प्राचीन जो मानव होते थे उन्होंने अपने इन्वायरमेंट में, नेचुरल सराउंडिंग में अपने आप को अडेप्ट कर लिया था। ठीक है, अनुकूल बना लिया था उसके।
दे लेड अ सिंपल लाइफ, वो बहुत सिंपल लाइफ जीवन जीते थे। आज भी तुम देखो, लोग सिंपल लाइफ नहीं जीते हैं, है ना। पैसा होता है बहुत खर्च करते हैं लैविश लाइफ के लिए, और सिंपल लाइफ भूल जाते हैं फिर। लेकिन कोरोना के टाइम में हम सब ने बहुत सिंपल लाइफ जी, लैविश लाइफस्टाइल को छोड़ दिया था। और सिंपल लाइफ जीने के फायदे भी दिखते हैं तुम्हें, और जीना चाहिए सिंपल लाइफ। इससे क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा होता है इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं हो रहा। आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्यों हो रही है, कि हमने जब एसी चलाना शुरू किया लैविश लाइफस्टाइल के लिए। एसी पहले ज़रूरत नहीं थी इतनी ज़्यादा, लेकिन एसी चलाया लैविश लाइफस्टाइल के लिए। अब लोग एसी क्यों खरीदने लगे थे पहले, भाई हमारे पड़ोसी के पास एसी है तो हमारे पास भी एसी होना चाहिए, फिर सेंट्रलाइज एसी भी होना चाहिए। तो ये सब लैविश लाइफस्टाइल के लिए इतनी ज़रूरत नहीं थी। और आज उसी एसी से निकलने वाले हार्मफुल गैसेस और हीट ने हमारे इन्वायरमेंट को और ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया। यानी एसी चलाते जाओ, इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय होगा, गर्मी बढ़ेगी, और फिर और ज़्यादा एसी चलाओ, फिर इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय होगा, फिर गर्मी बढ़ेगी, और फिर एसी चलाओगे। इस विशियस सर्कल में ट्रैप हो जाते हैं हम। और एसी चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है ना, इलेक्ट्रिक पावर, वो भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। ठीक है, और गर्मी बढ़ती जाएगी। जितना एसी चलाओगे इन्वायरमेंट खराब होगा, इन्वायरमेंट खराब होगा, गर्मी बढ़ेगी, और एसी चलाओगे, और एसी चलाओगे, एसी से गैसेस रिलीज होंगी, फिर गर्मी बढ़ेगी, और एसी चलाओगे। तो एक विशियस साइकिल में इंसान ट्रैप हो चुका है। स्टार्टिंग उसने लैविश लाइफस्टाइल से की थी, सिंपल लाइफ जीने से ये मुश्किलें नहीं आती हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट ये है, कहाँ था, नेचुरल ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट की हम जब बात कर रहे थे, तो यहाँ पर, हाँ, तो देखो, कहने का मतलब है कि अर्ली ह्यूमंस वो अपनी सिंपल लाइफ जीते थे, और अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते थे अपने नेचर से। जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती गई, है ना, ह्यूमन जैसे जैसे नए तरीके सीखता गया इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए। जैसे उसने फसलें उगाना स्टार्ट किया, जानवरों को पालना स्टार्ट किया, और एक सेटल्ड लाइफ जीना शुरू किया। स्टार्टिंग टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब खेत खलिहान होने लगे, जानवर आना, अपने लिए घर भी बनाने लगा वो। ठीक है, और जब उसने व्हील का इन्वेंशन किया, व्हील मतलब चक्के का, टायर का, तो सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड, है ना। बार्टर सिस्टम इमर्ज। बार्टर सिस्टम क्या होता है, सरप्लस फूड मतलब जरूरत से ज्यादा भोजन उगाया जाने लगा, खेती में एडवांसमेंट होने लगी, और सरप्लस जरूरत से ज्यादा फूड उगाया जाने लगा। बार्टर सिस्टम उभर कर आया। ठीक है, बार्टर सिस्टम उभर कर आया मतलब, जैसे कि इकोनॉमी कैसे चलती थी, मान लो एक ग्रुप है, इसके पास राइस है, दूसरा ग्रुप है, इसके पास मान लो वीट है, वीट इसको दे दिया और राइस इसने इसको दिया। ठीक है, दोनों का काम हो गया, इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। पहले ऐसे ही चलता था बार्टर सिस्टम। अच्छा, तो इंसान ने व्हील इन्वेंट किया, सरप्लस फूड प्रोड्यूस किया, बार्टर सिस्टम निकला, ट्रेड, व्यापार शुरू हुआ, ऐसे ही व्यापार होता था, एंड कॉमर्स डेवलप। तो व्यापार और वाणिज्य डेवलप हुआ, धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, है ना, औद्योगिक क्रांति आई, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगा, बहुत बड़े स्तर पे प्रोडक्शन यानी उत्पादन होने लगा। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, बहुत तेजी से गाड़ियां चलने लगी। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, क्योंकि मार्केट की डिमांड थी ना, कि जल्दी जल्दी पहुंचाओ, मंडियों तक सामान जल्दी पहुंचाओ। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। धीरे धीरे क्या हुआ, जो सूचना क्रांति आई, उसने कम्युनिकेशन, ठीक है, और आसान बना दिया, और बहुत स्पीडी बना दिया पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होने लगा, है ना, सूचना क्रांति के तहत। तो ये सारी चीजें हो रही थी। ठीक है, अब तुम देखो कि भाई जो हिंदी एनसीईआरटी, उसमें भी ये सारी चीजें दी हुई होती है, कि भाई मानवीय पर्यावरण, है ना, वस्तु विनिमय पद्धति, इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं, जो यहाँ वस्तु विनिमय पद्धति जो मैंने बताया अभी,
तो यहाँ पर है बाटा सिस्टम। जब इकोनॉमी पढ़ते हो तुम, इकोनॉमी कहीं भी इकोनॉमी क्लास करते हो, इकोनॉमी पढ़ते हो, तो उसमें बाटा सिस्टम जो आता है, ठीक है, उस सिस्टम में क्या होता है ये समझ गए। ये सब सूचना क्रांति है, ये पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या हो गया देखो, अब ये सब वर्ड तुम अपने मेंस के एग्जाम में भी यूज कर सकते हो। सहज, इजी हो गया, और स्पीडली हो गया, स्पीड ज़्यादा तेजी से कम्युनिकेशन शुरू हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तुम्हें 7th क्लास के एनसीईआरटी में करनी है, और वो चैप्टर नंबर जो हमने 1 स्टार्ट किया था वही है। और ये सारे जो एक्सरसाइजेज हैं, ये करते जाओगे एक्सरसाइज साथ में, तो तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि यूपीएससी में हम इन सारी चीज़ों पर भी ध्यान रखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो क्वेश्चन आंसर में अगर हम देखते हैं, तो यहाँ दिखाई दे रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज एन इकोसिस्टम। तो लिख लोगे, ये तो अभी बताया था तुम्हें। व्हाट डू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, वही बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर। ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट मीन्स जैविक एवं अजैविक कारक। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ, थर्ड क्वेश्चन, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। मेजर कंपोनेंट्स क्या है, वही मैन मेड एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट। अच्छा, अब ये कह रहा है 4 एग्जाम्पल बताओ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ये भी क्लास में हो चुका है। व्हाट इज लिथोस्फेयर, है ना, वही टॉप लेयर ऑफ द सॉलिड क्रस्ट। ठीक है, लिथोस्फेयर है। और 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक का 2 मेजर कंपोनेंट बताओ कौन कौन सा होगा। ठीक है, जल्दी बताओ फटाफट, कौन सा होगा बायोटिक का 2 मेजर कंपोनेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग ये मिस करते हैं ये चीजें। विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट, बताओ फटाफट। बायोटिक में क्या क्या होगा, देखो, बायोटिक में तुम्हें बताया भी था मैंने, यहाँ पर ही था, स्टार्टिंग में ही तुम्हें दिखा था कि भाई बायोटिक में, है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स, 2 एग्जाम्पल दिए होते तो और भी है, और भी इसको डिटेल में प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर के फॉर्म में भी लिखा जाता है एडवांस लेवल पे। पर क्योंकि तुम एनसीईआरटी लेवल पे लिख रहे हो, तो 2 पूछ रहा है, तो 2 ही बताना है यहाँ पे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। बोल तो सकते थे प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर, लेकिन नहीं, जो एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, तो उसको उसी लेवल पे तुम्हें करना होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मतलब इस तरह से हम एनसीईआरटी को फिनिश कर सकते हैं बहुत इजीली, इसमें कुछ भी ऐसा टफ तो नहीं दिख रहा है। हाँ, टफ क्या होता है कि हम जनरली रिवीजन नहीं करते, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा है, व्हाट इज बायोस्फीयर, तो हो गया, चलो व्हाट इज लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, है ना। बायोस्फीयर में सारा कुछ होता है, तीनों कंपोनेंट आते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फेयर, उसको मिला के क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। अच्छा, ये बताओ सेकंड, टिक द करेक्ट आंसर, विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, डेजर्ट, एक्वेरियम, फॉरेस्ट। नेचुरल कौन नहीं है, विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, ऑब्वियसली एक्वेरियम। ओके, सर एक्वेरियम। एक्वेरियम ही होगा। विच इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट का कॉम्पोनेंट कौन नहीं है, विच इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, लैंड, रिलीजन, कम्युनिटी। मतलब मानव पर्यावरण का संगठक कौन नहीं है, इसलिए लैंड, है ना। लेकिन मानव पर्यावरण के एग्जाम्पल में रिलीजन भी था और कम्युनिटी भी था, लैंड नहीं था। लैंड क्या है, लिथोस्फीयर का पार्ट है। विच इज ह्यूमन मेड एनवायरमेंट, मनुष्य ने किसको बनाया है, माउंटेन को, सी को या रोड को, ऑब्वियसली रोड को। रोड ओके, विच इज अ थ्रेट टू एनवायरमेंट, ग्रोइंग प्लांट, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग क्रॉप्स। कौन सा है, पॉपुलेशन। यस, ग्रोइंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। यस, ग्रोइंग पॉपुलेशन इज अ मेजर थ्रेट। ओके, नेक्स्ट थर्ड। देखो हम लोग ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको हम करते नहीं, हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है। इसलिए मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया कि भाई एनसीईआरटी करके हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन कर लें, देन विल गो टू एडवांस लेवल, ताकि कल को हमें कोई बीट ना कर पाए, है ना, सारी चीज़ों में हम कवर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पर, मैच द फॉलोइंग, बायोस्फीयर किससे मैच हो रहा है,
ABCD बता दो। E, ओके। सर ये हाँ ई होगा। हाँ, वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरैक्ट। ओके, एटमोस्फेयर। सर ए होगा। A, yes. Blanket of air which surrounds the earth. Hydrosphere. सर बी होगा। Domain of water, yes. Environment our सर surrounding. डी। ठीक है, तो ये मतलब E एंड I दोनों एग्जाम्प्ट हो गया। इकोसिस्टम, रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग को इकोसिस्टम कहते हैं। अच्छा, गिव रीजंस, इसको इसका रीजन लिखना है। मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर। इसका कारण बताना है कि व्हाई मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट। ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज ग्रोइंग नीड्स, यही पढ़ा था ना हमने, बिकॉज ऑफ हिज यस सर। ग्रोइंग नीड्स। बहुत सिंपल सा काम है। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। ठीक है, गिव द रीजंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड्स ईच अदर। क्यों, व्हाई दे आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर? फॉर द इंटरेक्शन ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी, है ना, एक्सचेंज ऑफ, फॉर यस द सर। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी, ऊर्जा एवं पदार्थों के एक्सचेंज के लिए। ये भी हमने पढ़ा था। अभी छोटी छोटी चीजें, मैंने कहा था ना, इन वर्ड्स पे ध्यान रखना है तुम्हें। नेक्स्ट देखो, एक्टिविटीज। एक्टिविटी तो चलो ये बच्चे कर लेंगे, इसको तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 7th एनसीईआरटी। ओके, 1 घंटे में हमारा ये फिनिश हो चुका है। अब हम कल करेंगे इसके बाद का चैप्टर, और ऐसे ही टॉपिक वाइज करके हम पहले एनसीईआरटी फिनिश करने वाले, देन विल कम टू द एडवांस लेवल। ठीक है, चलो, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।